माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, जी जान लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग इतिहास का पहला नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर में हम लोग पिछले 5 क्लास में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और वैसे वैसे टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, आज जिस चीज के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, यह टॉपिक आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा नहीं बल्कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इटली का एकीकरण। हम आपको बताए थे ना कि जब वियना की संधि हुई थी तो इटली को 300 छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, नेपोलियन ने उसको जोड़ने का काम किया, लेकिन जब वियना की संधि हुई तो उसको 300 छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया था। और फिर किस तरीके से मेजनी के प्रयास से, गैरीबाल्डी के प्रयास से, काउंट काबूर के प्रयास से यह इटली का एकीकरण हुआ, इस चीज को हम ध्यान से समझेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो हम आपको सबसे पहले बता दें, प्यारे बच्चों, हम सोचे थे ना कि एक ही दिन में इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम सब खत्म कर देंगे। लेकिन हमारा दिल नहीं माना। हमें ऐसा लगा कि नहीं, इटली का एकीकरण अलग और जर्मनी का एकीकरण अलग आप लोगों को पढ़ाना चाहिए। ऐसे भी हम आपको बता दें कि इस साल हम जितना जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, पूरी लाइफ में अभी तक इतना बढ़िया तरीका से हम नहीं पढ़ाए थे। इतना आराम आराम से, इतना बारीकी से समझा समझा करके ना, हमें नहीं लगता है कि अपने लाइफ में कभी भी पढ़ाए थे। यानी कि अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, पहले क्लास से लेकर के अभी तक हम आपको जो कुछ भी पढ़ाए हैं, अपने लाइफ का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हम आपको दे रहे हैं। और यह परफॉर्मेंस आज के पहले किसी बच्चों को नहीं मिला था। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को मिला है। तो इसलिए इस क्लास में हम लोग इटली का एकीकरण देख लेंगे और जस्ट इसके अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे क्या, जर्मनी का एकीकरण। ठीक है ना? तो इटली और जर्मनी का एकीकरण जब दोनों खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग विस्तार से समझेंगे कि किस तरीके से इटली का एकीकरण हुआ, यानी कि जो एक राज्य, जो एक देश 300 छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, वो किस तरीके से एकजुट हुआ। जैसे भारत अभी है ना बटा हुआ 29 राज्य में, और अगर जिला, अगर सब मिलाकर के जिला मिला दें तो और ज्यादा। तो उसी प्रकार से ना समझिए कि इटली बटा हुआ था, एकदम छोटे छोटे गांव गांव तक बट गया था। हर 2-4 गांव पर एक राजा मिल जाता था। समझ गए? तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा संख्या में इटली विभाजित हो चुका था, बट चुका था। और किस तरीके से मेजनी ने, काउंट काबूर ने, गैरीबाल्डी ने उसे एकीकरण किया, यानी कि एकजुट किया, इस चीज को हम लोग इस क्लास में समझेंगे। तो बस ध्यान से आप लोग समझिएगा। लेकिन इसके पहले थोड़ा बहुत टेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि डेली का हमारा काम है कि सबसे पहले कुछ टेस्ट लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे कुछ आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए, हम टेस्ट तो जरूर लेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको जरा टॉपर बैच 2024 के बारे में बता दें। हम डेली आपको इस बैच के बारे में याद थोड़ा सा भी लेकिन जरूर दिलाते हैं, क्योंकि आप लोगों को ध्यान में रहे। प्यारे बच्चों, यह टॉपर बैच 2024, ठीक है ना, टॉपर बैच 2024 टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे अभी लॉन्च हो चुका है। आप लोग जाकर के वहां से बैच परचेज कर सकते हैं। संभावना है कि 15 अप्रैल से आपका यह क्लास चालू हो जाएगा। ठीक है, संभावना है कि 15 अप्रैल से आपका यह क्लास चालू हो जाएगा। ठीक है ना? यह संभावना है कि 15 अप्रैल से आपका क्लास चालू होगा। यह संभावना है, हो सकता है 2-3 दिन टाइम आगे बढ़ सकता है। ठीक है ना? 15 अप्रैल से न चालू होकर के कुछ दिन, 1-2 दिन बच्चों को और मौका मिल सकता है। तो चलिए, कुल मिलाकर के हम 15 अप्रैल ही मानते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे अभी तक इस बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं, आप लोग तुरंत ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम 2023 में ऑलरेडी टॉपर दे चुके हैं और टॉप 10 में 1-2 बच्चे नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। और हमारा इस बार प्रयास है कि जितने टॉपर बच्चे 2023 में आए,
उससे कहीं ज्यादा टॉपर बच्चे, उससे दुगने बच्चे 2024 में आने चाहिए। और इसलिए हम अपने जीवन का सबसे बेस्ट हम अपने जीवन का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके इस क्लास में पढ़ा रहे हैं। इस पूरे ईयर हम पढ़ाएंगे, तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी इस बैच में ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के लिए 92 63 99 11 25 या फिर 81 14 53 20 21 या दो में से किसी भी एक नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट भी आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर बिहार टॉपर का हैंड नोट्स दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल, वीकली टेस्ट, लाइव क्लास, वीडियो क्लास, डाउट क्लास, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा मात्र 999 रुपया में। तो एडमिशन इज गोइंग ऑन, एडमिशन चालू है, जल्दी जल्दी से आप लोग ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इतिहास के बारे में कुछ बेसिक चीज हम आपको बताए थे। चलिए 2-4 क्वेश्चन जो हम आपसे बस पूछ लेते हैं, बस 2-4 क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। लुई फिलिप किस वंश का शासक था? जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, लुई फिलिप किस वंश का शासक था? जल्दी जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए। पिछले क्लास में ही हम आपको बताए थे, शायद चौथे क्लास में बताए थे, और पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे कि लुई फिलिप किस वंश का शासक था। जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए, लुई फिलिप किस वंश का शासक था? आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। आपको ऑलरेडी सब कुछ बताया जा चुका है। हाँ जी, लुई फिलिप किस वंश का शासक था? जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। आपको बताया गया था ना कि जो लुई फिलिप है, लुई फिलिप के बारे में बताए थे, लुई फिलिप के बारे में बताए थे कि जब बुर्बो वंश की समाप्ति हुई उसके बाद एक नया राजवंश आया था जिसका नाम था आर्लेएंस वंश। क्या नाम था? आर्लेएंस वंश, बताए थे ना। तो लुई फिलिप किस वंश का शासक था? आर्लेएंस वंश का शासक था। बताए थे कि नहीं बताए थे? अब यदि बताए थे तो फिर आपको याद रहना चाहिए ना, क्या? अच्छा, दूसरा सवाल पूछ लें। चलिए भाई, सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए फटाफट से सारे बच्चे बताइए जरा। वाह क्या बात है। अच्छा, जरा मेजनी से संबंधित सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि मेजनी के बारे में तो ऐसे हम आज मुख्य रूप से बताएंगे, लेकिन पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे। यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? जरा बताइए तो, यंग इटली की स्थापना कब हुई? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। यंग इटली, यंग इटली की स्थापना कब हुई? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। यंग इटली की स्थापना कब हुई? यंग इटली की स्थापना कब हुई? कब? जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, हम सारे बच्चों का कमेंट पढ़ रहे हैं। वाह, बिल्कुल। सुजीत सोहन 1831 ईस्वी में सर। चलिए बहुत बढ़िया, यानी 1831 ईस्वी बच्चों का जवाब आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है 1831 ईस्वी। 1831 ईस्वी यदि आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है। चलिए एक सवाल और पूछ लेते हैं। यंग यूरोप की स्थापना बता दीजिए। यंग यूरोप की स्थापना बताइए भाई। यंग यूरोप की स्थापना बता दीजिए कब हुई थी? आपको हम बताए थे ना, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 3 साल के बाद, जस्ट इसके 3 साल के बाद। तो 31 में 3 अगर जोड़ देते हैं तो कितना होता है? 34 ना। तो फिर 1834 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन और जो कि मेजनी से ही संबंधित पूछते हैं, क्योंकि आज मेजनी के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं, तो मेजनी से ही संबंधित पूछते हैं। कार्बोनरी संगठन की स्थापना किसने की? जल्दी से बताइए। कार्बोनारी संगठन, कार्बोनारी संगठन की स्थापना, कार्बोनारी संगठन की स्थापना किसने की? जल्दी जल्दी से बताइए, स्थापना किसने की? कार्बोनारी संगठन की स्थापना किसने की? जरा झटका में बता दीजिए। कार्बोनारी संगठन की स्थापना किसने की? जल्दी जल्दी से बताइए। मेजनी ने। वाह वाह वाह, प्रश्न लिखते लिखते ही बच्चों का जवाब आ जाता है ना, तो फिर दिल खुश हो जाता है। समझ गए ना, दिल खुश हो जाता है। शायद दिलखुश नाम के बच्चे 1-2 जुड़े हुए हैं भी। तो जब प्रश्न लिखते लिखते बच्चों का जवाब आ जाए ना, तब लगता है कि बच्चे एकदम मन से पढ़ाई कर रहे हैं, यहां पर कोई संकोच नहीं है। समझ गए? और हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग एकदम मन से पढ़ाई कर रहे हैं, और जितना हम बेस्ट इस बार देने का प्रयास कर रहे हैं ना, अगर पढ़ने वाला बच्चा रहेगा ना, तो 100% अभी ही हम दावा ठोक करके कह सकते हैं इस बार बच्चा टॉपर बनेगा। समझ गए ना? हमारा स्लोगन जो कि 2023 में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और अभी 2024 में भी है, पढ़ लो चाहे कहीं से, टॉपर होगा यहीं से। समझ गए ना? पढ़ लो चाहे कहीं से, टॉपर होगा यहीं से। आपको पता है जनरल कंपटीशन तक का बच्चा हमारा वीडियो देखता है। आप लोग 10th क्लास में है ना,
जो जनरल कंपटीशन का बच्चा है, जो कंपटीशन का, जो पीसीएस का तैयारी कर रहा है ना, बीपीएससी का, वो भी यहां से देख करके जाता है ताकि बेसिक हमारा मजबूत हो जाए। समझ गए ना। और जब देखता है ना तो बीपीएससी तक का बच्चा बोलता है कि सर जो पढ़ा देते हैं ना वो वैसा अभी हमें नहीं लगता है कि बिहार बोर्ड में कोई पढ़ा रहा है, या फिर इतना गहराई के साथ जा करके इतना बारीकी से कोई जल्दी समझाता नहीं है, जितना आराम आराम से, जितना बारीकी से आप समझाते हैं। तो यू आर ए लकी पर्सन, आप बहुत लकी हैं। समझ गए ना, अपने आप को लकी समझिए आप कि आप लोगों को इतना बेहतरीन पढ़ाई मिल रहा है। तो कम से कम इसका तो फायदा उठाइए। और हाँ, जो बच्चे अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं ना, जल्दी जल्दी से उनके पास एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। आज हम शेयर करवाने के लिए भूल ही गए थे। जल्दी जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करिए। तो पहले आप लोग फटाफट से सारे बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी से हमारे जितने भी छोटे भाई हैं, हमारे जितने सारी भी छोटी बहनें हैं, तो सभी भाई और बहन आप लोग जल्दी जल्दी से एक बार ना क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सारे टेलीग्राम ग्रुप में, अपने सारे दोस्तों के पास, लड़कियां अपने सभी सहेलियों के पास फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, क्लास को लाइक भी करिए। लाइक का बटन एकदम तोड़ दीजिए दबा करके। समझ गए ना, लाइक का बटन दबा करके तोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं उस टॉपिक की तरफ जहां पर हम लोगों को जाना है। 1830 की क्रांति हो गया था, ये हो गया था। 1848 का क्रांति हम आपको बता दिए थे ना, किसके कारण हुआ था 1848 की क्रांति? लुई फिलिप की सफलता को ही सबसे बड़ा कारण माना गया था। आपको बताए थे, लुई फिलिप की सफलता को सबसे बड़ा कारण माना गया था। और साथ ही चूंकि गीजो को प्रधानमंत्री बनाया गया था, गीजो एक घोर कट्टर प्रतिक्रियावादी आदमी था, जिसको कि लुई फिलिप ने क्या बना दिया था? प्रधानमंत्री बना दिया था। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था, जो कि कठोर प्रवृत्ति का आदमी था। गरीब, मजदूर, लाचार किसान को वह देखना नहीं चाहता था। और अंत तो तब कर दिया जब उसने निहत्थे मजदूरों पर, निहत्थे किसानों पर, गरीबों पर अत्याचार, जो मतलब क्या कह सकते हैं उसको, जो मतलब जिनके हाथ में एक भी हथियार नहीं था, जो गरीब थे, मजदूर थे, असहाय थे, उन पर पुलिस के द्वारा गोलियां चलवा दिया, गोलियां बरसा दिया। मारो मजदूरों को, गोली चला दो इस पर। तब जाकर के वहां से विद्रोह उठता है। और फिर क्या होता है? लुई फिलिप भी भाग करके कहां जाता है? इंग्लैंड जाता है, जो कि हम आपको पिछले क्लास में ही बता दिए थे। उसके बाद यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी बताए थे कि एक समय ऐसा था कि यूनान एकदम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, तरक्की कर रहा था, लेकिन उसके राजा को घमंड हो गया। उसका राजा भोग विलास करने में लग गया कि अब क्या, हम तो सबसे आगे हैं, अब हमको कोई पीछे कर नहीं सकता है। और घमंड रावण का नहीं रहा तो फिर राजा का क्या रहेगा, यूनान का क्या रहेगा। बहुत जल्द उसका घमंड नीचे आ गया जब तुर्की ने उस पर आक्रमण कर लिया। किस पर? यूनान पर। और तुर्की का जब आक्रमण होता है, बेचारा गुलाम बन जाता है, लेकिन फिर प्रयास करता है कि किसी भी तरीके से अपने आप को आजाद किया जाए। और जब तुर्की कमजोर पड़ता है, जब तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाने लगा, जब तुर्की इतना कमजोर हो गया, तो उस समय संधि हुई। और कौन सी संधि? 1829 ईस्वी में हुई थी, एड्रियानोपुल की संधि। ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि। और उसके बाद 1832 में हुई थी कस्तुनतुनिया की संधि। यह दो संधि के तहत फाइनल यूनान को आजाद कर दिया जाता है, जो कि पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं। यह दो संधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके एड्रियानोपुल की संधि तो बिहार बोर्ड परीक्षा में पता नहीं कितना बार पूछा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एड्रियानोपुल की संधि आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वह है इटली और जर्मनी का एकीकरण, जिसमें आज हम मुख्य रूप से आपको पढ़ाएंगे इटली का एकीकरण, सिर्फ इटली का एकीकरण। समझ गए ना। और उसमें भी आज सिर्फ थियोरिटिकल पार्ट, सिर्फ कहानी की तरह आपको समझना है, सिर्फ इस नक्शे पर समझना है। आज अभी तक हम आपको लिख लिख करके समझा रहे थे ना, आज हम आपको यह नक्शे पर समझाएंगे कि किस तरीके से इटली का एकीकरण हुआ। इटली को आप नक्शों में देखना चाहोगे, यह देख लीजिए इटली है। समझ गए ना, यही इटली है, देख लीजिए ध्यान से। और यह इटली जो है ना, इसके बारे में अभी पूरा कहानी हम आपको बताएंगे। समझ गए। चलिए इसको चारों तरफ से हम घेर देते हैं। यह हल्का हल्का रेड वाला जो इलाका देख रहे हैं ना, यही इटली है। और इसको ना 300 छोटे छोटे भागों में बांट दिया था। एक तो इटली ऐसे ही छोटा है, और एक छोटा सा इलाका इटली का इधर भी पड़ता है, जिसका नाम है सरडिनिया पिडमाउंट। ठीक है,
यह एक इधर भी छोटा सा इलाका है जिसका नाम है सरडिनिया पिडमाउंट, जो कि पूरे इटली में ना सबसे ज्यादा ताकतवर यही है। समझ गए? पूरे इटली में सबसे ज्यादा ताकतवर यही है, सरडिनिया पिडमाउंट इसका नाम है। ध्यान से समझिएगा, यह हो गया अपना इटली, और इधर वाला जो यह वाला एरिया आप लोग देख रहे हैं ना, यह फ्रांस का एरिया है। इधर जो आप लोग यह वाला एरिया देख रहे हैं, यह कौन सा एरिया है? यह फ्रांस का एरिया है। समझ गए? पूरा ग्राफ के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से क्या क्या सब कुछ हुआ। यह फ्रांस का एरिया है। इसके अलावा इधर जर्मनी का एरिया है। जर्मनी के बारे में हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ भाई। समझ गए? तो यह जर्मनी हो गया, और बीच में यह वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को ध्यान से देखना चाहिए इधर। यह वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं ना, यह वाला भाग, यह वाला जो भाग आप बीच में देख रहे हैं, यह हो गया ऑस्ट्रिया। और यहीं का चांसलर कौन था? यहीं का राजा कौन था? मेटरनिक। समझिए कितना छोटा है, लेकिन सबको परेशान करके रख दिया है। इतना बड़ा फ्रांस है, इसको परेशान कर दिया, जर्मनी को फ्रांस परेशान कर दिया, इटली को परेशान कर दिया, और है कितना? बहुत छोटा सा। इतना छोटा सा है लेकिन बड़े बड़े को परेशान कर दिया। वही वाला कहावत होता है ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ऑस्ट्रिया देखने में बहुत छोटा है लेकिन घाव बड़ा गंभीर करता है। समझ गए? देखने में भले छोटा है लेकिन घाव बड़ा गंभीर करता है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, यह इधर फ्रांस हो गया, यह इधर जर्मनी हो गया, यह इधर इटली हो गया, और बीच में छोटा सा यह क्या है? ऑस्ट्रिया है। यहां का ही चांसलर कौन था? मेटरनिक था। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यह जो फ्रांस अभी आपको इतना बड़ा दिखाई पड़ रहा है ना, 1789 ईस्वी का जो फ्रांस की क्रांति हुई, उस समय यह जो फ्रांस था यह 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। 300 छोटे छोटे राज्यों में क्या था? विभाजित था। समझ गए ना? मतलब कि इतना भाग में यह बढ़ चुका था। 300 से ज्यादा हम कह सकते हैं, 300 कहना गलत होगा, 300 से छोटे, हाँ 300 से ज्यादा छोटे 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 राज्यों में यह क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। ठीक है, 300 से ज्यादा राज्यों में। लेकिन जब लुईस 16वां के बाद, याद करिए 1789 ईस्वी की क्रांति, लुईस 16वां मरा था, उसके बाद नेपोलियन राजा बना था। तो जब नेपोलियन राजा बना तो यह जो 300 से ज्यादा भागों में बटा हुआ था ना, इसको समेट समाट करके, मार करके, थूर करके, पीट करके, डेंगा करके, चाहे जैसे भी हो सके, जहां का राजा नहीं माना उसको डेंगाया भी, जहां के लोग आसानी से मान गया उसको तो अपना में मिला लिया। मतलब मार पीट थूर थार के ना किसी भी तरीके से इसको 33 भागों में ला दिया। यानी कि जो अभी तक जो देश 300 से ज्यादा भागों में बटा हुआ था ना, जो अभी तक 300 से ज्यादा भागों में बटा हुआ था, उसको सिर्फ अब 33 भागों में ला दिया था। समझ लीजिए, समझ रहे हैं? 300 से ज्यादा छोटे 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 रियासतों में जो बटा हुआ था, उसको अब मात्र 33 भागों में समेट दिया था। समझ गए? इतना बड़ा काम किया। उसके अलावा इधर जो आप जर्मनी देख रहे हैं ना, जर्मनी भी 300 से ज्यादा भाग में बटा हुआ था। जर्मनी भी 300 से ज्यादा भाग में बटा हुआ था। देखिए यहां पर आपको पता चलेगा कि आखिर नेपोलियन कितना बेजोड़ काम किया था, कितना बढ़िया काम किया था। आपको पता है, पूरे यूरोप में अगर एकीकरण का नींव किसी ने डाला था तो वह डाला था नेपोलियन ने। समझ गए ना? वह किसने डाला था? नेपोलियन ने। नेपोलियन को पूरे यूरोप का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, या फिर एकीकरण का सूत्रपात भी कहा जाता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा यूरोप के एकीकरण का सूत्रपात किसे कहा जाता है, यानी कि किसने शुरुआत किया एकीकरण का, तो वह नेपोलियन ही था। समझ गए ना? नेपोलियन ही था जो सबसे पहली बार एकीकरण का शुरुआत किया था। तो पूरे फ्रांस को जो 300 से ज्यादा भाग में बटा हुआ था, उसको 33 भागों में ला दिया था। अब जर्मनी की अगर बात करें, क्योंकि हम आपको बताए थे ना नेपोलियन के बारे में कि फ्रांस पर राजा बनने के बाद, फ्रांस का राजा जब नेपोलियन बना था तो अपने अगल बगल वाले इलाकों पर भी वह कब्जा करना शुरू कर दिया था, और कब्जा करते 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 वह ढेर सारा राज्य को अपने में मिला लिया था। लेकिन फाइनली जब बेचारा इधर ब्रिटेन की तरफ गया, रूस की तरफ गया, तो अपने थुरा गया। समझ गए ना? अपने बेचारा हार करके चल आया। समझ गए? चल के आया, बंदी बन गया। समझ गए ना? वाटरलू का युद्ध हम आपको बताए थे ना। तो इधर जर्मनी पर कब्जा कर लिया, इधर ऑस्ट्रिया पर नहीं किया था, इधर जर्मनी पर, इधर इटली पर, इधर सब जगह पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जैसे ही बेचारा इधर बढ़ता है वह खुद बंदी बन जाता है। वाटरलू के युद्ध में सबसे अंतिम उसका युद्ध होता है, और फिर वह तो मारा ही जाता है। ठीक है ना? उसको भेज दिया जाता है सेंट हेलेना नामक टापू पर। तो 300 से ज्यादा जो बटा हुआ था ना, उसको 33 भागों में ला दिया। अब जर्मनी भी 300 से ज्यादा भाग में बटा हुआ था।
समझ गए। नेपोलियन इसको भी मार पीट के, जहां का राजा मान गया उसको मिला लिया, जहां का नहीं माना उसको थूर थार के मार पीट के इसको 39 भागों में ला दिया। समझ गए ना। यानी कि जर्मनी भी जो 300 से ज्यादा भागों में बटा हुआ था उसको भी 39 राज्य में ला करके समेट दिया। इसके अलावा अब बात करते हैं हम इटली का, चूंकि हम लोगों को पढ़ना है इटली का एकीकरण। अब अगर हम लोग इटली की बात करें तो यह छोटा सा इटली, यह बहुत छोटा सा इटली, यह भी 300 से ज्यादा भागों में बटा हुआ था। समझ गए। 300 से ज्यादा भागों में यह भी बटा हुआ था। समझ गए ना। और किस तरीके से बटा हुआ था? तो भाषा के आधार पर बटा हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। वाह, हाँ जी, समझ गए ना। हाँ, और सबसे मुख्य बात तो आप ये समझ लीजिए कि जब ये 300 भागों में बटा हुआ था ना तो इसका कोई नाम नहीं था। जब समेट के 33 भाग में ला दिया तब नाम रखा गया फ्रांस। उसी प्रकार से इटली भी, इटली का पहले कोई नाम नहीं था, इटली कोई देश नहीं था। आप लोग ऐसा समझ रहे हैं ना कि इटली कोई देश था, तो इटली कोई देश नहीं था। यह 300 छोटे 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 रियासतों में बटा हुआ था जिसको भाषा के आधार पर जोड़ने का काम किया। समझ गए। पूरे इटली में, ध्यान रखिएगा, पूरे इटली में एक भाषा कॉमन था जो बोला जाता था और वह भाषा था इतालवी भाषा। कौन सा भाषा? समझ गए ना, इतालवी भाषा। समझ गए। हाँ, कौन सा? कमेंट करिए जल्दी से, जल्दी से कमेंट करिए। इतालवी भाषा, अगर नाम याद हो तो याद रखिएगा, इतालवी। समझ गए ना। पूरे इटली में एक ही भाषा बोला जाता था, इतालवी भाषा। अब नेपोलियन क्या किया था ना कि इतालवी भाषा के आधार पर यह जो 300 भाग में बटा हुआ था ना इसको मात्र कितना में समेट दिया? मात्र 3 भाग में समेट दिया था। मात्र 3 भाग में समेट दिया था। समझ गए। हाँ, मात्र 3 भाग में समेट दिया था और 3 गणराज्य बना दिया। पूरे इटली को 300 से घटा करके मात्र 3 गणराज्य बनाया। और तीनों का नाम क्या क्या पड़ा? सबसे पहला का नाम था सिस्पाइन। ध्यान रखिएगा, अगर आपको याद ना हो ना तो हम यहां पर लिख देते हैं। सबसे पहला का नाम था, सबसे पहला का नाम था सिस्वाइन। समझ गए। हालांकि यह चीज कभी परीक्षा में पूछा नहीं है, बस गहराई में जाकर के हम आपको बस जानकारी के लिए बता रहे हैं। समझ गए ना, बस जानकारी के लिए। समझ गए ना। और ऐसा कोई परीक्षा में आज तक पूछा नहीं है। पहला का नाम था सिस्वाइन, दूसरा का नाम था लिगुलियन। ध्यान रखिएगा, लिगुलियन, लिगुलियन। यह 3 गणराज्य बनाया था। और तीसरा एक और था, तीसरा एक और था जिसका नाम था ट्रांसपेडेन। क्या नाम था? ट्रांसपेडेन, ट्रांसपेडेन। अगर जानकारी के लिए याद रखते हैं अच्छी बात है, परीक्षा के दृष्टिकोण से कभी पूछा नहीं गया है। पहले ही हम स्पष्ट कर देते हैं कि क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया है। समझ गए। बस आपको समझाने के पर्पज से हम बता दिए। तो पूरा जो इटली था ना, जो 300 भागों में बटा हुआ था, नेपोलियन इसको क्या किया था? पुनः इसको 3 भाग में ला दिया था। लेकिन जब नेपोलियन हारता है और जब वियना की संधि होती है, तो आपको बताया था ना कि वियना की संधि इसलिए हुई थी ताकि नेपोलियन के द्वारा जितने सारे भी सुधार कार्य किए गए हैं ना उसको क्या किया जाए? पुनः उसी तरीके से कर दिया जाए जैसे पहले था। समझ गए। यानी कि इटली जो 300 छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, वियना संधि के तहत कहा गया कि फिर से उसको बांट दो। समझ गए। नेपोलियन के हारने के बाद कहा गया कि फिर से उसको बांट दो। तो 300 भाग में तो नहीं बांट सका, लेकिन इसको 13 भाग में बांट दिया। पुनः इसको कितना भाग में बांट दिया? 13 भाग में बांट दिया। समझ गए। ध्यान से समझिएगा, पुनः इसको 13 भाग में बांट दिया। अब इसी 13 को एकीकृत करना है, एक जगह पर करना है। समझ गए ना। लेकिन इसको होने नहीं दे रहा है। कौन? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया वाला चाह रहा है ना, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है मैटर नहीं कुछ चाह रहा है, अगर इटली सब एकीकरण हो गया, इटली का अगर एकीकरण हो गया, सब एकजुट हो गया, इधर अगर जर्मनी का एकीकरण हो गया, तो हम बीच में तो भाई एकदम एकदम पिटा जाएंगे। समझ गए ना। यानी कि ऑस्ट्रिया चाह रहा था ना कि ये जर्मनी हमारे इस तरफ है, इटली हमारे इस तरफ है, दोनों को हम कमजोर बना करके रखें। दोनों कमजोर रहेगा, हम बीच में राज्य करते रहेंगे। कहा जाता है ना कि जो गोतिया होता है, जिसको पड़ोसी बोलते हैं, वह कभी नहीं चाहता है कि हमारा गोतीवा आगे बढ़ जाए। गोतिया कभी नहीं चाहेगा कि हमारा गोतिया आगे बढ़े, हमेशा चाहता है कि वो पीछे रहे तो ज्यादा बढ़िया है। समझ गए। वैसे ही ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। अगर एकीकरण करने के लिए कोई आगे भी आता था ना तो सबसे बड़ा बाधा बनकर के आ जाता था ऑस्ट्रिया, पूरा उसको अंग भंग कर देता था। समझ गए।
समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसका एकीकरण करने के लिए कोई आगे आगे बढ़ा भी तो उसमें सबसे बड़ा बाधा कौन बन जाता था? ऑस्ट्रिया बन जाता था। तो लोगों ने ऐसा विचार किया कि देखो भाई, अब हम एकीकरण करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रिया उसमें बाधा डाल देता है, ऑस्ट्रिया कभी एकीकरण होने देगा नहीं। तो ऐसा करो कि कोई गुप्त संगठन बनाओ, गुप्त संगठन जिसके बारे में जानकारी किसी को ना हो। समझ गए? अंदर ही अंदर हम लोग गुप्त तरीके से संगठन बनाएंगे और संगठन को मजबूत करेंगे, और वो चीज का भनक ऑस्ट्रिया को नहीं लगना चाहिए। समझ गए? तो वियना की संधि के तहत जब इसको 13 भागों में बांटा गया तो अंदर ही अंदर गुप्त संगठन बनना शुरू हो गया। समझ गए? अंदर ही अंदर गुप्त संगठन बनना शुरू हो गया, और गुप्त संगठन जितना भी बना उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली संगठन जो बना वह 1820 ईस्वी में बना था, कार्बोनारी संगठन। समझ गए ना? 1820 ईस्वी में बना था, 1820 ईस्वी में बना था कार्बोनारी संगठन। याद रहेगा ना? दूसरे पेज में लिख दें, यहां पर लिख दे क्या? 1820 में बना था कार्बोनारी संगठन। समझ गए? हाँ, गुप्त संगठन बनना शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि अब जब तक गुप्त संगठन नहीं बनेगा तब तक अब इटली का एकीकरण नहीं हो सकता है। तो इधर मेटरनिक से चुपचाप, क्योंकि मेटरनिक को ना पता चले, अगर मेटरनिक को पता चल जाता ना कि गुप्त संगठन बना रहा है तो भंग कर देता, मार के तोड़ फोड़ कर देता, आक्रमण कर देता, लूटपाट लेता। तो इसलिए मेटरनिक को ना पता चले, इसलिए गुप्त तरीके से संगठन बनाया जा रहा था। और 1820 ईस्वी में एक संगठन बना जो कि जोसेफ मेजनी के द्वारा ही बनाया गया था। मेजनी का पूरा नाम था जोसेफ मेजनी। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूरा नाम पूछ देता है कि मेजनी का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा जोसेफ मेजनी। तो जोसेफ मेजनी ने क्या किया ना, एक शक्तिशाली संगठन बनाया जिसका नाम है कार्बोनारी संगठन। कब बना था? 1820 ईस्वी में। सारे बच्चे कमेंट करिए तो, कार्बोनारी संगठन की स्थापना कब हुई? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। कार्बोनारी संगठन की स्थापना कब हुई? 1820 ईस्वी में। बिल्कुल सही है। चलिए, अब जब 1820 ईस्वी में कार्बोनारी संगठन की स्थापना हुई, चलिए एक अलग पेज में ही हम लिख देते हैं। समझ गए ना? आपको अच्छा लगेगा। देखिए, सबसे पहला मेजनी के बारे में हम आपको बताना शुरू करते हैं। समझ गए ना? मेजनी ने क्या किया? 1820 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में कार्बोनारी संगठन की स्थापना की। समझ गए? कार्बोनारी संगठन, कार्बोनारी नामक एक गुप्त संस्था, कार्बोनारी नामक गुप्त संस्था की स्थापना की। गुप्त संस्था, गुप्त, समझ गए ना? गुप्त संगठन, कार्बोनारी नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की। जब यह संगठन काफी मजबूत हो गया, सभी लोगों को एकदम लगा कि अब तो भाई इटली का एकीकरण हो जाएगा। तो 1830 ईस्वी में क्या हुआ? 1830 ईस्वी में मेजनी ने ही नागरिक आंदोलन चलाया था, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं जब मेजनी के बारे में बता रहे थे। ठीक है? 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया गया। इतना पर ही मेजनी नहीं रुका। मेजनी कहा कि अब इतना पर ही हम रुकने वाले नहीं हैं, और भी आगे चलाएंगे। 1831 ईस्वी में यंग अच्छा बताइए तो आप लोग, 1831 ईस्वी में किस चीज की स्थापना हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 1831 ईस्वी में किस चीज की स्थापना हुई थी? कौन से संगठन का? 1831 में यंग इटली नामक, यंग इटली। वाह, बिल्कुल सही जवाब है, यंग इटली। 1831 में यंग इटली की स्थापना हुई। मेजनी इतना पर भी नहीं रुका, कहा कि अभी और संगठन बनाएंगे, अब तो ऑस्ट्रिया को हम बर्बाद कर देंगे। मेटरनिक का जो सपना है ना, उसको पूरा नहीं होने देंगे, अब तो इटली का एकीकरण हो करके रहेगा। तब ना कहा जाता है इसको, मेजनी को, इटली के एकीकरण का मसीहा। ऐसे ही कोई मसीहा नहीं बन जाता है, उसके लिए जलना पड़ता है, मरना पड़ता है, तप करना पड़ता है। समझ गए ना? देख रहे हैं बेचारा 1820 ईस्वी से लेकर के 1831 ईस्वी तक अभी पहुंचा है। और इतना ही नहीं, 1834 ईस्वी में एक और संगठन बनाया, यंग यूरोप, यंग यूरोप। समझिए, बेचारा 14-15 साल तक लगातार प्रयास करते रहा। 1820 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन बनाया, 30 में, 31 में, 34 में, मतलब मिला जुला के 15 साल तो हो गया। अब इतना साल तक लगातार कोई आदमी लड़ रहा है, 15 साल तक, तो जाहिर सी बात है उसको मसीहा कहा जाना चाहिए। तो इतना प्रकार के वह क्या किया? गुप्त संगठन की स्थापना की। समझ गए ना? मेटरनिक के खिलाफ, ताकि मेटरनिक इटली के एकीकरण में बाधा न बने। तो इतना गुप्त संगठन की स्थापना की, तब जाकर के मेजनी को क्या कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा। समझ गए ना? इटली के एकीकरण का, एकीकरण का
एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। समझ गए? इटली की एकीकरण का मसीहा तब जाकर के इसको कहा जाता है। यहां तक समझ में आया? बताइए, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? हम अभी इन सब चीजों का बात नहीं करेंगे, आपको बस कॉमन जानकारी के लिए बता दिए कि 300 से अधिक भागों में फ्रांस बटा हुआ था, जिसको नेपोलियन ने 33 भागों में किया था। इधर 300 से ज्यादा भागों में जर्मनी बटा हुआ था, जिसको नेपोलियन ने 39 भाग में ला दिया था। इधर 300 से ज्यादा भाग में इटली बटा हुआ था, जिसको नेपोलियन ने 3 भाग में किया था, मात्र 3 गणराज्य बनाया था। लेकिन पुनः वियना की संधि के बाद इसको 13 गणराज्य में विभाजित कर दिया गया। लेकिन पुनः इस 13 गणराज्य को एकीकृत करने के लिए, एकीकरण करने के लिए मेजनी ने क्या किया? गुप्त संगठन की स्थापना करना शुरू कर दिया। और गुप्त संगठन में सबसे ज्यादा शक्तिशाली संगठन 1820 ईस्वी में बना कार्बोनारी संगठन। उसके बाद 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया गया, 1831 में यंग इटली की स्थापना, 1834 में यंग यूरोप की स्थापना। यहां तक आप लोग समझ, हाँ यहां तक आप लोग समझ गए? चलिए, अब हम आपको अभी ना बताए थे कि इटली का ही यह इधर एक भाग है जिसका नाम है सार्डिनिया पिडमाउंट। बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ बताए थे ना, बताए थे। इटली का ही एक भाग इधर है जिसका नाम क्या है? सार्डिनिया पिडमाउंट, जो कि पूरे इटली भर में ना सबसे ज्यादा शक्तिशाली यही था। सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा बना दिया गया किसको? विक्टर एमेनुअल को। समझ गए ना? सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा विक्टर एमेनुअल को बनाया गया, और मेजनी ही नहीं बनाया। मेजनी ही कहा कि हम राजा नहीं बनेंगे, आप राजा बन जाइए। समझ गए? अगर मेजनी चाहता तो राजा बन जाता, क्योंकि उस समय ना इटली के लिए सबसे बड़ा काम मेजनी ही कर रहा था। तो मेजनी चाहता तो राजा बन सकता था, लेकिन मेजनी कहा कि नहीं, हमें राजा नहीं बनना है। तो सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा किसे बना दिया गया? सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा किससे बना दिया गया? विक्टर एमेनुअल को। विक्टर एमेनुअल, 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 विक्टर एमेनुअल को सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा बना दिया गया। समझ गए ना? राजा बना दिया गया। समझ गए? सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा किसको बना दिया? विक्टर एमेनुअल को। जब विक्टर एमेनुअल सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा बना तो अपना वित्त मंत्री, ध्यान से समझिएगा, अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया। अपना वित्त मंत्री किसको नियुक्त किया? अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया काउंट काबूर को। किसको? काउंट काबूर को। समझ गए ना? काउंट काबूर को अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया। लेकिन 1 साल के बाद ही काउंट काबूर के काम से विक्टर एमेनुअल इतना प्रभावित हुआ, इतना खुश हुआ कि कहा कि अब वित्त मंत्री नहीं, अब आप ही प्रधानमंत्री बन जाइए। समझ गए ना? अब वित्त मंत्री मत रहिए, बल्कि अब प्रधानमंत्री आप बन जाइए। तो प्रधानमंत्री बना दिया किसको? प्रधानमंत्री बना दिया किसको? काउंट काबूर को ही। समझ गए ना? अब काउंट काबूर क्या बन गया है? प्रधानमंत्री बन गया है। और ध्यान रखिएगा, काउंट काबूर के पास दिमाग बहुत ज्यादा था। काउंट काबूर के पास बहुत ज्यादा दिमाग था, एकदम शार्प नॉलेज का था। कहिए कैसे सर? शार्प नॉलेज का कैसे था? यह इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। समझ रहे हैं बात को? इतना छोटा सा इटली और इसकी समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया। इस तरीके का यह दिमाग लगाया। कहिएगा सर ये दिमाग कैसे लगा दिया? इतना छोटा सा इटली या पूरे यूरोप का समस्या, यह जो पूरा नक्शा आप लोग देख रहे हैं ना, यह पूरे यूरोप का नक्शा है। तो ये इतना सा छोटा इटली, यहाँ का यह प्रधानमंत्री था सार्डिनिया पिडमाउंट का, इतना छोटा सा इलाका, और ये इसको पूरे यूरोप भर में फैला दिया, अपना प्रॉब्लम को पूरे यूरोप को दे दिया। ऐसा कैसे हुआ? ध्यान से जरा समझिएगा ऐसा कैसे हुआ, हम आपको जरा बताएंगे। यह जो ऑस्ट्रिया है ना, फ्रांस का एक इलाका इधर पड़ता है जिसका नाम है, क्या लिख देते हैं हम, क्रीमिया। समझ गए? फ्रांस का एक इलाका है जिसका नाम क्या है? नाम क्या है? क्रीमिया। चलिए, तो ऑस्ट्रिया और इसके बीच में युद्ध हो जाता है। समझ गए ना? ऑस्ट्रिया और क्रीमिया के बीच में युद्ध छिड़ता है। ऑस्ट्रिया आकर के इससे लड़ जाता है। समझ गए? अब यही मौका था विक्टर मैनुअल को, सॉरी इसको, काउंट काबूर को, कि कुछ कर दिखाने का। समझ गए ना? जैसे ही ऑस्ट्रिया और क्रीमिया के बीच युद्ध शुरू होता है, इधर से काउंट काबूर क्या किया? 15,000 अपना सैनिक भेज दिया इसकी सहायता करने के लिए। समझ गए ना? 15,000 सैनिक अपना भेज दिया फ्रांस की सहायता में। चूंकि फ्रांस में ही था ना क्रीमिया, तो फ्रांस की सहायता के लिए
विक्टर इधर काउंट काबूर जो है वह क्या किया, 15,000 सैनिक को भेज दिया। और 15,000 सैनिक भी भेजा था ना, वो गुप्त संगठन वाला सैनिक था, समझ गए, गुप्त संगठन वाला, जिसको कि हाईली ट्रेंड किया गया था, समझ गए, जिसको क्या बोला जाता था, इटालियन सैनिक बोला जाता था, समझ गए ना, उसको इटालियन सैनिक बोला जाता था। तो कुल मिलाकर के 15,000 सैनिक को जैसे ही भेजा, पूरे यूरोप में बवाल मच गया। अरे इटली तो 15,000 सैनिक भेज दिया है ऑस्ट्रिया के खिलाफ में, और उसमें भी गुप्त संगठन वाला सैनिक, एकदम हाईली ट्रेंड है। यानी कि अपनी समस्या को ना अब पूरा यूरोप डरने लगा। तो इसने कहा कि भाई हमको एकीकरण करने दो, तो इसने अपनी समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। यह इसका सबसे बड़ा काम था, समझ गए, यह इसका सबसे बड़ा काम था कि इसने अपनी समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, समझ में आ गया? हाँ, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक चीज हम आपको शायद बताना भूल गए कि जब लुई फिलिप राजा जब हटा था, जब लुई फिलिप इंग्लैंड भाग गया था, समझ गए ना, पिछले क्लास में बताए थे ना कि लुई फिलिप कहां भाग गया था, इंग्लैंड भाग गया था। तो उसके बाद फ्रांस का राजा कौन बना था? उसके बाद फ्रांस का राजा बना था लुई नेपोलियन, समझ गए, नाम क्या था? लुई नेपोलियन। ध्यान रखिएगा, नाम बस आप लोग ध्यान रखिएगा। लुई फिलिप के बाद फ्रांस का राजा कौन बना था? हाँ कौन? लुई नेपोलियन, समझ गए ना, नेपोलियन बोनापार्ट मत समझ लीजिएगा, लुई नेपोलियन। तो अब देखिए, अब क्या किया था कि काउंट काबूर लुई नेपोलियन के साथ तालमेल कर लिया था, और तालमेल करके ऑस्ट्रिया को क्या करना चाहता था? हराना चाहता था, समझ गए ना। हाँ, और ऑस्ट्रिया को हरा भी दिया, समझ गए ना। अब बताइए, इधर पूरा फ्रांस हो गया, इधर से इसको इटली सपोर्ट कर दिया, 15,000 अपना सैनिक भेज दिया, ऑस्ट्रिया तो अपने आप हार जाएगा। तो अब ऑस्ट्रिया क्या हो गया? पराजित हो गया। जब ऑस्ट्रिया पराजित हो गया, तो ऑस्ट्रिया का एक बड़ा शहर था जिसका नाम था लोम्बार्डी करके, समझ गए ना, लोम्बार्डी करके ऑस्ट्रिया का एक बड़ा शहर था, उसको यह क्या किया? सिर्डिनिया पिडमाउंट में मिला लिया, यानी कि इटली में मिला लिया, समझ गए। ऑस्ट्रिया का एक बड़ा शहर जिसको किस में मिला लिया? इटली में मिला लिया। अब इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अब मेजनी के बारे में तो आप सुन लिए कि मेजनी का क्या क्या योगदान रहा, काउंट काबूर के बारे में सुन लिए कि काउंट काबूर का क्या क्या योगदान रहा। अब जरा गैरीबाल्डी के बारे में सुनिए। देखिए, एक चीज हम आपको बता देते हैं, मुख्य रूप से ना इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण हाथ था, जिसमें सबसे पहला व्यक्ति तो था मेजनी, सबसे पहला व्यक्ति था मेजनी, जिसको इटली के एकीकरण का मसीहा कहा गया, समझ गए, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा गया इसको, समझ गए, एकीकरण का मसीहा कहा गया, एकीकरण का मसीहा कहा गया। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज हम आपको बहुत ही बारीकी से समझा रहे हैं। दूसरा जो व्यक्ति था ना, वह था गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी, बाल्टी मत लिख दीजिएगा, गैरीबाल्टी मत लिख दीजिएगा, समझ गए, गैरीबाल्डी होता है, समझ गए ना, गैरीबाल्डी। जानते हैं गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का, इटली के एकीकरण का को हाँ क्या कहा जाता है? अगर आप लोग को पता है तो बताइए। इटली के एकीकरण का, एकीकरण का तलवार कहा जाता है, समझ गए ना, इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। इटली के एकीकरण का तलवार, एकदम लपलपाती हुई तलवार, क्योंकि गैरीबाल्डी सीधे गर्दन उड़ा देता था तलवार से, तो इसलिए ना इसको इटली के एकीकरण का लपलपाती हुई तलवार कहा जाता था, समझ गए। तो दूसरा इसका योगदान था, और तीसरा योगदान था काउंट काबूर का, समझ गए ना, काउंट काबूर का। ये तो कहता था ना, काउंट काबूर सीधे कहता था कि सत्ता ना नौजवानों के हाथों में दे दो, काउंट काबूर सीधे कहता था, समझ गए ना, कि सत्ता नहीं, मेजनी कहता था, मेजनी कहता था कि सत्ता एकदम युवा के हाथ में दे दो, तुरंत देखो कैसे आजाद हो जाता है, क्योंकि युवा का खून एकदम गर्म रहता है, जिधर देखेगा गलती सही उधर एकदम सीधे एकदम खलासे कर देगा। लेकिन काउंट काबूर का कहना था कि नहीं भाई, राजनीतिक तरीके से हराया जाएगा, समझ गए ना, इसलिए यह इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया था। और इधर गैरीबाल्डी, इसको एकदम लपलपाती हुई तलवार कहा जाता था, समझ गए। हाँ, अब गैरीबाल्डी के बारे में हम आपको बताते हैं कि गैरीबाल्डी का क्या योगदान रहा। तो जरा ध्यान से सुनिएगा,
गैरीबाल्डी जो था ना, वह लाल कुर्ती का गठन कर रहा था, रेड शर्टेड। लाल कुर्ती क्या था सर? सैनिक था, जिसमें 10,000 सैनिक का बहाली किया था। समझ गए? तो गैरीबाल्डी जो था यह लाल कुर्ती का गठन किया था। समझ गए ना? आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो जवाब क्या होगा? गैरीबाल्डी। याद रहेगा ना? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी। और कितना लाल कुर्ती का गठन किया था? 10,000। 10,000 लाल कुर्ती का गठन किया था इटली के एकीकरण के लिए, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में, ऑस्ट्रिया के खिलाफ में। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। वाह, स्वयंसेवक नवयुवकों की सेना बनाई थी एक। समझ गए ना? स्वयंसेवक नवयुवकों की एक सेना बनाई थी। अच्छा, अब जब यह लाल कुर्ती का गठन किया, समझ गए ना, जब यह लाल कुर्ती का गठन किया, तो गैरीबाल्डी का नाम था ना कि जो भी करना एकदम जल्दीबाजी में कर लीजिए, रुक के हम कोई काम नहीं करते हैं। समझ गए ना? इसने क्या किया कि सीधे सीधे ऑस्ट्रिया पर अटैक कर दिया। और ऑस्ट्रिया पर जब अटैक किया तो ऑस्ट्रिया के दो बड़े शहर, बहुत बड़ा बड़ा शहर था ऑस्ट्रिया के दृष्टिकोण से, जिसका नाम था सिसिली, ध्यान रखिएगा, सिसिली, और दूसरा का नाम था नेपल्स। सिसिली और नेपल्स, यह दोनों पर कब्जा कर लिया। समझ गए? ऑस्ट्रिया पर जब गैरीबाल्डी आक्रमण किया तो सिसिली और नेपल्स दोनों पर कब्जा कर लिया। लेकिन गैरीबाल्डी ना एक बड़ा साधारण किस्म का व्यक्ति था, उसको राज सिंहासन से मतलब नहीं था, राजपाट से मतलब नहीं था, और नहीं उसको ज्यादा लड़ाई झगड़ा से मतलब था, लेकिन इटली का एकीकरण करना चाहता था। तो इसलिए उसने प्रयास किया और सिसिली और नेपल्स को क्या किया? अपने में मिला लिया। और मिलाया हुआ क्षेत्र खुद नहीं रखा, ऐसा नहीं कि हम जीत करके लाए हैं तो ये क्षेत्र हमारा हो गया, नहीं, विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया कि लीजिए आप इस पर राज करिए, हमको इस सब राजपाट से मतलब नहीं है। तो जीता हुआ क्षेत्र किसको सौंप दिया? जीता हुआ क्षेत्र किसको सौंप दिया? विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया। समझ गए ना? और विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया जीता हुआ क्षेत्र, सिसिली और नेपल्स, और खुद अपने गांव चला गया और गांव जाकर के एक साधारण किसान का जीवन व्यतीत करने लगा। समझ गए? यानी कि गैरीबाल्डी शुरुआत में तो युद्ध लड़ा ऑस्ट्रिया से, बड़ा बड़ा उसका दो शहर भी जीत लिया, सिसिली और नेपल्स, और जीतने के बाद यह दोनों राज्य किसको दे दिया? अपने राजा विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया। और विक्टर एमेनुअल को सौंप करके यह खुद अपने गांव चला गया और वहां एक साधारण किसान का जिंदगी बिताने लगा। समझ गए ना? तो साधारण किसान का जिंदगी बिताने लगा। उसके अलावा काउंट काबूर के बारे में बताते हैं। काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है 1862 में। 1862 में क्या होता है? काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है। समझ गए ना? काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है। और कुल मिलाकर के यही तीनों के प्रयास से इटली का एकीकरण हो जाता है। समझ गए ना? उसके बाद दो युद्ध भी हुआ था, सेडोवा का युद्ध और सेडान के युद्ध, जो कि प्रसा और ऑस्ट्रिया और प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था। समझ गए ना? देखिए कितना दिमाग लगाया था। प्रसा और ऑस्ट्रिया, प्रसा यहां पर है, प्रसा यहां पर है, यहां का एक इलाका है प्रसा जर्मनी का, तो प्रसा और ऑस्ट्रिया में युद्ध होता है और फिर प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध होता है, और कुल मिलाकर के इटली पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। समझ गए? पूर्ण रूप से आजाद हो जाता है। समझ गए? तो आजाद कहने का मतलब कि इटली का एकीकरण हो जाता है, इटली एकजुट हो जाता है, क्योंकि अब तो बीच में बाधा नहीं ना था ऑस्ट्रिया, उसको तो मार पीट के सही कर दिया। तो कुल मिलाकर के यहां से निष्कर्ष यही निकला कि इटली के एकीकरण में मुख्य योगदान किसका था? सारे बच्चे बताइए, इटली के एकीकरण में मुख्य जो योगदान था वह किस किस व्यक्ति का था? सारे बच्चे बता दीजिए, मुख्य योगदान किसका किसका था? सबसे पहला था इटली के एकीकरण में, सबसे पहला चीज तो आपको शुरुआत यहां से करना है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय 1789 ईस्वी में इटली जो था वह 300 छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। उस समय इटली कोई देश नहीं था, बल्कि 300 छोटे छोटे भागों में बटा हुआ एक इलाका था। नेपोलियन ने उन सभी छोटे छोटे भागों को जोड़ करके सिर्फ 3 भाग बनाया था, 3 रियासत, 3 गणराज्य बनाया था, और जिसका नाम रख दिया था, और कुल मिलाकर के वही तीनों को इटली कहा जाता था। लेकिन जैसे ही नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है, नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हारता है, उसके बाद फिर से इसको वही स्थिति में ला दिया जाता है, किसके द्वारा? मेटरनिक के द्वारा इसको 13 भाग में कर दिया जाता है।
और अब सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसको एकीकरण किया जाए, यानी कि एकजुट किया जाए। और इसके लिए जो सबसे मुख्य प्रयास है वह मेजनी का रहा। किसका रहा? मेजनी का रहा। सबसे मुख्य जो प्रयास रहा ना वो किसका रहा? मेजनी का रहा। मेजनी ने क्या क्या किया आपको हम बताए थे ना इधर। हाँ, मेजनी ने क्या क्या किया? 1820 में कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन बनाया, जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली संगठन साबित हुआ। फिर 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया। 1831 में यंग इटली की स्थापना की। 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की, और इसलिए इसको इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। यानी कि जब तक गुप्त संगठन नहीं बनाता तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं था, क्योंकि जो मतलब कोई भी संगठन बनता था ना, अगर पहले हल्ला हो गया कि संगठन बन रहा है इटली के एकीकरण के लिए, मेटरनिक का सेना आता था, उसको खत्म कर देता था। समझ गए ना? तो गुप्त संगठन बनाना जरूरी था जो कि गुप्त तरीके से वार करे। समझ गए? गुप्त संगठन बनाना जरूरी था जो कि गुप्त तरीके से वार करे, और उसी में से गुप्त संगठन में से ही निकल करके आया था कार्बोनरी संगठन, नागरिक और यंग इटली और यंग यूरोप। यह सब संगठन जो बना, और इन्हीं सभी संगठन के बदौलत क्या हुआ? इटली का एकीकरण संभव हो पाया। समझ गए? तो इटली के एकीकरण का मसीहा किसको कहा जाता है? देखिए, ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा। हालांकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको अगले क्लास में ही बता देंगे, जब जर्मनी का एकीकरण बताएंगे ना, तो इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इटली और जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, यह सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, जो कि हम आपको अगले क्लास में ही बताएंगे। तो इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। मेजनी का पूरा नाम जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। अब सवाल आपसे पूछ लेते हैं। हर एक चीज को हम बहुत ही बारीकी से तोड़ तोड़ करके आपको समझा दिए। हाँ, जल्दी जल्दी से बताइए। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को। मेजनी का पूरा नाम? जोसेफ मेजनी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब, जोसेफ मेजनी, बिल्कुल सही जवाब है, जोसेफ मेजनी। चलिए बताइए, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? 1831 में। यंग यूरोप की स्थापना? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? जल्दी से बता दीजिए। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? यंग यूरोप की स्थापना 1834, बिल्कुल सही जवाब है। कार्बोनरी संगठन की स्थापना कब हुई? कार्बोनरी संगठन की स्थापना जल्दी से बताइए। कार्बोनरी संगठन, जो कि गुप्त संगठन का सबसे शक्तिशाली संगठन था, मेजनी के द्वारा, जोसेफ मेजनी के द्वारा बनाया गया था 1820 ईस्वी में। ठीक है ना? 1820 ईस्वी में। ठीक है। हाँ, विक्टर एमेनुअल कहाँ का शासक था? विक्टर एमेनुअल कहाँ का शासक था? इटली का। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के हम अब यह समझें कि आपको इटली का एकीकरण एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। इटली का एकीकरण कैसे हुआ, इसका पूरा कंसेप्ट आप समझे कि नहीं समझे, बस इतना बता दीजिए। हमें तो पूरा भरोसा है कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। समझ गए ना? 100% आपको समझ में आ ही गया होगा। आ गया है ना? वाह, क्या बात है। यानी कि हमारा इतना मेहनत एकदम सफल हुआ, सार्थक हुआ। तो आज यह छठा क्लास कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में आपका यह चैप्टर 100% खत्म हो जाएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। अभी हम आपको क्या बताए? अभी हम आपको बताए सिर्फ इसका एकीकरण कैसे हुआ। अगले क्लास में अब इसका एकीकरण करवाएंगे, और उसके बाद, हाँ लेकिन एक बात बता देते हैं, इसके एकीकरण में ना बिस्मार्क का अहम योगदान रहेगा। बिस्मार्क इतना टैलेंटेड था, इतना कूटनीतिज्ञ था कि वो दुश्मन से दोस्ती करके और दुश्मन को मार देता था। समझ गए ना? यानी कि अगर ऑस्ट्रिया को हराना है ना, तो पहले ऑस्ट्रिया से दोस्ती करेगा, या फिर इसका जो दोस्त है फ्रांस, उससे दोस्ती करेगा, और तब जाकर के ऑस्ट्रिया को हरा देगा। यानी कि दुश्मन को पहले अपने घर में बुलाता है और घर में घुसा के फिर मार देता है। समझ गए ना? यानी कि वह एक सफल कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? एक सफल कूटनीतिज्ञ था। कूटनीति अगर एक बार तैयार कर लिया ना, तो उसके कूटनीति के सामने कोई नहीं चलता था, सब फेल। समझ गए? हाँ। अरे भाई, अभी तक बहुत सारे बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं। क्लास खत्म होने वाला है और क्लास को अभी तक बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं किए हैं। ये तो बिल्कुल बुरी बात है। चलिए, सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए एक बार। जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक करिए, जल्दी से, फटाफट से आप लोग क्लास को एक बार लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिएगा। जो बच्चे लाइव क्लास में शेयर नहीं किए हैं, कम से कम क्लास खत्म होने के बाद तो जरूर कर दीजिएगा।
क्योंकि बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, समझ गए ना। आप ऑलरेडी इस परिवार के एक सदस्य हैं, सबसे छोटे सदस्य, और सबसे छोटे सदस्य का भी कुछ कर्तव्य होता है। अगर परिवार का हर एक सदस्य छोटा छोटा कर्तव्य लेकर के ही आगे बढ़े ना, तो वह परिवार बहुत आगे तक जाता है। और अगर परिवार के किसी सदस्य के पास अगर कोई जिम्मेदारी ना हो, तो फिर वह परिवार ही नहीं है। समझिए कि फिर वह परिवार नहीं है, वह तो ऐसे ही है, बेसहारा है। समझ गए। तो इसलिए बहुत जरूरी है परिवार का जिम्मेदारी होना, एक परिवार के सभी अंग के पास जिम्मेदारी होना। तो इसलिए आपके पास जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ अगर आप लोग कोर्स परचेज कर लिए हैं, तो अपने दोस्तों को भी बोलिए कि जल्दी जल्दी से कोर्स परचेज कर ले, ठीक है ना। अपने दोस्तों को भी बोलिए कि जल्दी जल्दी से कोर्स परचेज कर ले। हाँ, यह सब का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर इन सभी का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, और तो कुछ विशेष है नहीं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हो गया। चलिए, हाँ देखिए ना, सब क्वेश्चन आंसर है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का क्या योगदान था, यह सब कुछ हम आपको बताएंगे अगली क्लास में, जब हम आपको जर्मनी का एकीकरण पूरा समझा देंगे उसके बाद, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। जर्मनी का एकीकरण यानी कि यह वाला जो इलाका देख रहे हैं ना, अब इसका एकीकरण कैसे हुआ हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, सब कुछ समझ में आ गया ना। तो जाते जाते आपसे एक दो रिक्वेस्ट है हमारा। सबसे पहला तो रिक्वेस्ट ये है कि यदि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो आज से कमेंट करना शुरू कर दीजिए, समझ गए ना। यदि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कम से कम ना एक कमेंट जरूर करिए कि आपको यह क्लास कैसा लगा, समझ गए ना। कहां पर आपको डाउट है, कहां पर आपको डाउट रह गया, क्योंकि अगर इस क्लास में आप डाउट बताएंगे तो इसका निवारण अगले क्लास में कर दिया जाएगा, समझ गए ना। तो वीडियो में नीचे जाकर के आप लोग कमेंट जरूर करिए, कमेंट में बताइए कि हाँ सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, या फिर बताइए कि हाँ सर हमें यह पूरा क्लास एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आया, सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आया, ठीक है ना। सही है। चलिए, हाँ, तो कुल मिलाकर के आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और आपका जो भी डाउट है उससे आप कमेंट बॉक्स में पूछने का प्रयास करिए, पूछने का प्रैक्टिस बनाइए, समझ गए ना। बहुत सारे बच्चे डाउट लेकर के चले जाते हैं। अगर इस क्लास में जुड़े हैं, अगर टारगेट बोर्ड के क्लास में जुड़े हैं, और अगर यहां से आप डाउट लेकर के जा रहे हैं, तो फिर दुनिया का कोई आदमी आपको समझा नहीं सकता है, समझ गए ना। इसलिए जो भी डाउट रहे उसे यहीं पर खत्म करिए, चाहे कोई भी डाउट रहे ना, उसे यहीं पर कंप्लीट करिए, यहीं पर खत्म करिए। हम आपको क्या बोले हैं कि डाउट क्लास भी चलाएंगे, समझ गए ना। आप लोग एक बात ध्यान रखिए, हमारा सप्ताह में एक दिन सिर्फ डाउट क्लास रहेगा, सप्ताह में एक दिन सिर्फ डाउट क्लास। जो डाउट्स है उससे आप पूछ सकते हैं, समझ गए ना। तो हम उसे संडे के संडे रखने का प्रयास कर रहे हैं कि हर एक संडे को सिर्फ डाउट क्लास रहेगा, जो कि यूट्यूब पर चलेगा, ठीक है ना। लाइव क्लास, वीडियो क्लास और डाउट क्लास हम फीचर्स दिए हैं ना। तो संडे के संडे डाउट क्लास चलेगा, एपिसोड 1 एपिसोड 2 करके, ठीक है। तो हमारा डाउट क्लास का भी अब एपिसोड आने वाला है, ठीक है। तो अगला संडे से यह होगा, समझ गए ना। इस बार संडे को नहीं होगा, इसके अगले संडे से डाउट क्लास आपका चलना शुरू हो जाएगा। जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो डाउट क्लास भी बहुत जल्द ही आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम। हर एक चीज जो हमने वादा किया है उसे हम पूरा करके जरूर दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से सारे बच्चे जाते जाते, अगर कोर्स परचेज नहीं किए हैं तो आज और अभी जाइए कोर्स परचेज करिए, या फिर अपने दीदी को, अपने भैया को, अपने पापा को, जो भी हैं उनसे बोलिए कि भाई 1000 रुपया लग रहा है, मात्र 1000, और साल भर पढ़ाया जाएगा, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हमारा एडमिशन करवा दीजिए, हम साल भर ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। बाकी अगर ऑफलाइन वाले टीचर के चक्कर में रहिएगा तो ऑफलाइन वाले टीचर कभी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि तुम जाकर के ऑनलाइन पढ़ो, क्योंकि उसमें उनका नुकसान है, समझ गए ना। लेकिन आप लोग कहिएगा इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, समझ गए ना। तो ऑफलाइन वाले टीचर के चक्कर में नहीं पढ़ना है, वे लोग तो मोटी रकम लेकर के आप लोगों को छोटी ज्ञान देते हैं, समझ गए ना। तो मोटी रकम लेकर के छोटी ज्ञान लेना है, या फिर छोटी रकम लेकर के मोटी ज्ञान लेना है, यह डिसाइड आपको करना है। तो यह टॉपर बैच में आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए, कहीं से रत्ती भर थोड़ा सा भी दिक्कत आपको नहीं होगा।
आप लोग यह 2 नंबर दिया हुआ है, दोनों में से किसी नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लोग एप्लीकेशन में जाइए, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा और वहां पर जाकर के डायरेक्ट आप लोग भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। इस क्लास में हम आपको जो कुछ भी बताया ना, हर एक चीज को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस क्लास को अब यहीं पे समाप्त किया जाए और मिलते हैं अब आपसे हम अगली क्लास में एकदम जबरदस्त तरीके के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ और इसी एनर्जी लेवल के साथ। हमेशा एनर्जी लेवल बना करके रहिए। अगर एनर्जी के साथ काम करते हैं तो फिर काम करने का मजा दुगना हो जाता है। तो एनर्जी लेवल आपका सेम वही रहना चाहिए। हमारा देखते हैं एनर्जी लेवल एकदम बना रहता है ऊपर तक, यहां तक। जितना देर भी यहां पर खड़ा होकर के पढ़ाने के लिए बोलिए, आराम से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो 10th टॉपर बैच में जरूर ज्वाइन होइए आप लोग। हम बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यह बैच आपको रैंकर्स बना सकता है, टॉपर्स बना सकता है। बेहतरीन टीम के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, समझ गए ना, एक बेहतरीन टीम के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जाते जाते कमेंट जरूर करिएगा, जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट का हम भूखा है, कमेंट हम आपका पढ़ना चाहते हैं कि क्या आपके मन का बात है, आपके मन में क्या डाउट है, क्या चल रहा है, या क्लास कैसा लगा, हम जानना चाहते हैं। तो कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, लव यू सो मच।